हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको वैदिक काल का सामाजिक पक्ष बताया पिछले क्लास में, और उसी सामाजिक पक्ष में कुछ कुछ टॉपिक्स और बच गए थे जो कि आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। जैसे मैंने पिछली काल में वैदिक काल का सामाजिक पक्ष में आपको मैंने बताया था कि क्या उस समय वर्गीय विभाजन था, क्या महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया। लेकिन उसी में मैंने बताया था कि वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, गोत्र, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। तो मैंने उसको बताया था कि इसको मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा, ठीक। लेकिन ये सारी चीज़ें संबंधित है किससे? वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था से ही। तो आइए आज हम उसी क्रम में वर्ण व्यवस्था, वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था क्या थी, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे वर्ण व्यवस्था। बोर्ड लिखा है वर्ण, बोर्ड पे मैंने लिखा है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था को समझने से पहले सबसे पहले तो आप वर्ण के बारे में ही जानिए। भाई वर्ण व्यवस्था समझेंगे तो कैसे समझेंगे? वर्ण के बारे में जानेंगे तभी तो वर्ण व्यवस्था के बारे में समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानते हैं, ठीक। तो वैदिक काल में या वैदिक साहित्यों में वर्ण के दो अर्थ मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, ये वर्ण मैंने लिख दिया, ठीक। मैंने अभी क्या बोला? वैदिक काल में या वैदिक साहित्यों में वर्ण के दो अर्थ मिलते हैं। पहला रंग, जो कि आप जानते ही हैं वर्ण का अर्थ रंग। दूसरा वर्ण करना, ठीक। तो वैदिक काल में वर्ण के दो अर्थ मिलते हैं, या वैदिक साहित्यों में वर्ण के दो अर्थ मिलते हैं। पहला रंग, दूसरा वर्ण करना या चयन करना। वर्ण करना या चयन करना, वर्ण करना या चयन करना, ठीक। तो सबसे वैदिक काल की शुरुआत में वर्ण का सबसे पहले अर्थ क्या था? रंग था। बाद में क्या हो गया? वर्ण हो गया। ये भी जानते रहिए कि वर्ण का जो पहला अर्थ रंग है, ये वैदिक काल के शुरुआती स्टेज में था, ठीक। और बाद में वर्ण का अर्थ क्या हो गया? वर्ण करना या चयन करना, ठीक। तो आप रंग से मतलब रंग का क्या मतलब है, ठीक। तो वैदिक काल में जो आर्य थे, जो आर्य लोग थे, ये क्या लिखा है मैंने? आर्य। तो वैदिक काल में जो आर्य लोग थे वो गौर वर्ण हुआ करते थे, माने यानी कि गोरे हुआ करते थे, ठीक। वैदिक काल में जो आर्य लोग थे वो गोरे हुआ करते थे, इसलिए उनको गौर वर्ण कहा जाता था, ठीक। तो ये मैंने लिखा है गौर वर्ण या गोरे। और जो अनार्य लोग थे वो क्या हुआ करते थे? काले। तो उनको क्या कहा जाता था? श्याम वर्ण, श्याम वर्ण, ठीक। ये हो गया आपका अनार्य। तो आर्य क्या थे? गोरे थे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता था? गौर वर्ण। अनार्य क्या थे? काले थे, इसलिए इनको क्या कहता था? श्याम वर्ण, ठीक। तो ये आपका रंग का अर्थ समझ में आ गया होगा। वर्ण का अर्थ रंग, और रंग का मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। पहले तो वर्ण का अर्थ रंग था, और रंग का मतलब ये था जो मैंने आपको बताया। फिर बाद में वर्ण का अर्थ हो गया वर्ण करना या चयन करना। तो वर्ण करना या चयन करना, किस चीज का चयन करना? वर्ण किस चीज का चयन करी? कार्य का चयन करना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कार्य का चयन करना, ठीक। वर्ण करना या चयन करना, तो किस चीज का चयन करना? कार्य, आदमी कार्य का ही तो चयन करेगा, ठीक। तो किसका चयन कर? कार्य का चयन करना या कार्य का वर्ण करना, ठीक। तो इसको मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। तो कार्य का चयन करना, ये आपको समझ में आ गया कि वर्ण का दूसरा अर्थ क्या है? वर्ण करना या चयन करना। वर्ण करना या चयन करना, तो किस चीज का वर्ण करना या किस चीज का चयन करना? तो कार्य का चयन करना या वर्ण करना। तो किस तरह के कार्य का चयन करना? तो मान लीजिए कि उस काल में कोई कबीला है, ठीक। और उस कबीले में कोई व्यक्ति है जो
शारीरिक रूप से मजबूत है, तो वो उसने किस चीज का चयन किया, किस कार्य का चयन किया? उसने किया कि मैं अपने कबीले की सुरक्षा करूंगा या अपने कुल की सुरक्षा करूंगा। मान लीजिए कि उसका प्राचीन काल में या वैदिक काल में कोई कुल था, उस कुल में कोई व्यक्ति था जिसने इस कार्य का चयन किया कि मैं अपने कुल की सुरक्षा करूंगा, मैं अपने कुल की सुरक्षा करूंगा। तो इसी सुरक्षा से क्या निकल आया? क्षत्रिय वर्ण। ठीक। उसी में किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने कुल को पढ़ाऊंगा, कर्मकांड करूंगा। तो पढ़ाने और कर्मकांड से क्या निकल आया? ब्राह्मण वर्ण। ये वर्ण मैंने लिखा है, वर्ण ही रहेगा, जाति नहीं। जात तो पोस्ट वैदिक काल में आएगी, वैदिकोत्तर काल में आएगी। ठीक। तो एक व्यक्ति ने चयन किया कि मैं अपने कुल की सुरक्षा करूंगा, तो उससे सुरक्षा से क्या निकला? क्षत्रिय वर्ण। दूसरे व्यक्ति ने चयन किया कि मैं अपने कुल को पढ़ाऊंगा, कर्मकांड करूंगा, तो उससे क्या निकल के आया? ब्राह्मण वर्ण। तीसरे व्यक्ति ने क्या चयन किया कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं कृषि उद्योग, पशुपालन, ये तमाम चीजें मैं करूंगा, तो इससे क्या निकल के आया? वैश्य वर्ण। ठीक। और कुछ कुछ ऐसे कार्य थे जो कोई नहीं करना चाहता था, कुछ ऐसे कार्य थे जो कोई नहीं करना चाहता, जैसे मल किसी का मलमूत्र उठाना, लाशें उठाना। तो ये ऐसे कार्य हैं जो कोई नहीं करना चाहता। तो इस कार्य को जो करेगा, मलमूत्र उठाएगा, जो जो लाशें उठाएगा, इस कार्य को जो करेगा, उससे निकल के आएगा शूद्र वर्ण। ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा है मलमूत्र उठाना, ऐसा कार्य जो कोई नहीं करना चाहता। तो मलमूत्र उठाना ये ऐसा कार्य है कोई नहीं करना चाहेगा। ठीक। तो इससे क्या निकल के आया? शूद्र वर्ण। अच्छा, अब आप इन चारों में एक चीज ध्यान दीजिए। आप पहले इन तीन का देखते हैं, क्या है इसमें, क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस कार्य को स्वेच्छा से चयन कर सकता है व्यक्ति। भाई सुरक्षा का कार्य है तो कोई भी स्वेच्छा से कर सकता है कि मैं सुरक्षा करूंगा। यहाँ पे भी चयन कर सकता है कि पढ़ाना है, कर्मकांड करना, तो कोई व्यक्ति सुरक्षा से स्वेच्छा से अपना ये इस पढ़ाने का, कर्मकांड कार्य का चयन कर सकता है या वर्ण कर सकता है। और कृषि पशुपालन उद्योग ये भी कोई स्वेच्छा से चयन कर सकता है या वर्ण कर सकता है। लेकिन क्या मल मूत्र उठाना, लाशें उठाना, क्या कोई ये स्वेच्छा से चयन कर सकता है? आप कर सकते हैं कि नहीं भैया, आज से मेरा कार्य क्या रहेगा कि मैं चलूंगा, दूसरे का मलमूत्र उठाऊंगा, लाशें उठाऊंगा। तो डेफिनेटली आप नहीं, इस कार्य का चयन आप नहीं करेंगे। तो इस कार्य का चयन कौन करेगा? जो बेचारे शारीरिक रूप से कमजोर होंगे या किसी अन्य रूप से कमजोर होंगे, तो उस कमजोर के कारण इनको बाध्य कर दिया जाएगा कि आप यही कार्य करेंगे, शूद्र वर्ण। ठीक। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं? कि ऐसा कार्य है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कोई नहीं करना चाहता, जैसे मलमूत्र उठाना, लाशें उठाना। तो ये कौन करेगा? जो बेचारा शारीरिक रूप से कमजोर होगा, क्योंकि ये स्वेच्छा से कोई करेगा कि नहीं भैया चलिए आज मैं आज से मलमूत्र उठाऊं, कोई स्वेच्छा से नहीं करेगा। जो मजबूर होगा वही इस कार्य को करेगा। तो मजबूर कैसे होगा? या तो शारीरिक रूप से कमजोर होगा या किसी अन्य रूप से कमजोर होगा। तो जब कमजोर होगा तो उसको आदमी क्या करेगा? दवाओं में डाल के करवाएगा कि नहीं आप चलिए मलमूत्र उठाइए। तो उससे कौन सा वर्ण निकला? शूद्र वर्ण। ठीक। तो आप देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में ये जो कार्यों का चयन है, ये जो कार्यों का चयन है, ये कैसे है? स्वेच्छा से है। देखिए, क्षत्रिय वर्ण अपने स्वेच्छा से सुरक्षा कर लिया, ये सब स्वेच्छा से, लेकिन शूद्र का नहीं है स्वेच्छा से। इसको जो सारी रूप, एक तरह से मानिए कि ये भी जो बेचारे कमजोर हैं, सोचते हैं कुछ नहीं करेंगे तो यही कर लें। ठीक। तो आप देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में आपका जो वर्ण है, ये इसकी आपको दिख रहा होगा, क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, चारों वर्ण की शुरुआत हो चुकी है ऋग वैदिक काल में। देखिए यहाँ पे शुरुआत तो हो चुकी है। ठीक। तो आप एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि जब ऋग वैदिक काल में चारों वर्णों की शुरुआत हो गई, तो आप ऋग्वेद जब पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में कई ऐसे सूक्त हैं जिस सूक्त में
जिस सूक्त से यह पता चलता है कि एक ही घर में या एक ही परिवार में कोई क्षत्रिय वर्ण, कोई ब्राह्मण वर्ण, कोई कोई वैश्य वर्ण, तीनों कार्यों का अलग अलग चयन करके अलग अलग वर्ण एक ही घर में मिलेंगे आपको। जैसे उदाहरण से आप समझिए कि मान लीजिए कोई कबीला है, ये कबीला है, ठीक। इस कबीले का मालिक कोई है, इनके 4 पुत्र हैं, एक ही घर की बात मैं कर रहा हूँ। ये एक घर है, इसके मालिक ये हैं, इनके 4 पुत्र, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पुत्र इनके मान लीजिए हैं, ठीक। तो पहला पुत्र जो है ये शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है, 6-7 फुट का है, हैवी है। तो इसने स्वेच्छा से चयन कर लिया कि मैं अपने घर की क्या करूंगा, सुरक्षा करूंगा। पहले ने क्या कर लिया, स्वेच्छा से चयन कर लिया कि मैं अपने घर की सुरक्षा करूंगा, क्योंकि शारीरिक रूप से मजबूत है, 7-8 फुट का है, ठीक। दूसरे ने चयन कर लिया, दूसरा पढ़ने में बड़ा तेज है, उसको उसको वेद, पूरा वेद उसको वेद के बारे में मालूम, हर सूक्त याद है, कर्मकांड करने का उसका मन करता है, पढ़ाने का मन करता है। उसने क्या चयन कर लिया कि मैं अब कर्मकांड करूंगा और अपने कुल को पढ़ाऊंगा, ठीक। तीसरा जो है बहुत दिमागदार है, तो उसने, उसका दिमाग है कि मैं बिजनेस करूंगा, व्यापार करूंगा, ये तमाम चीजें करूंगा, तो इसने क्या कर लिया, व्यापार कर लिया, ठीक। तो एक चीज आप देखिए कि एक ही परिवार है और सुरक्षा से क्या निकलता है, क्षत्रिय वर्ण निकलता है, कर्मकांड से क्या निकलता है, ब्राह्मण वर्ण। तो एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण हो सकते हैं, किस काल में, ऋग वैदिक काल में। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में बहुत से ऐसे सूक्त थे जिसमें ऐसा वर्णन है कि मेरा पुत्र सुरक्षा करता है, मेरा पुत्र ही कर्मकांड करता है, मेरी 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 माता व्यापार करती हैं, मतलब सूक्त में ये वर्णन है। तो अब देखिए एक ही परिवार में सभी वर्ण मिल रहे हैं, यानी कि देखिए आप एक ही परिवार में सभी वर्ण मिल रहे हैं। इससे क्या मतलब निकल रहा है, एक ही परिवार में क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण दिख सकते हैं, किस काल में, ऋग वैदिक काल में। इसका क्या कारण है कि एक ही परिवार, क्यों, क्योंकि स्वेच्छा से अपने व्यवसाय को चुन रहे हैं। ये व्यवसाय तो ही हुआ, अगर मैं अपने घर में कहूंगा कि नहीं आज से मैं सबकी सुरक्षा करूंगा, तो ये क्या हुआ, मेरा व्यवसाय तो ही हुआ। फिर दूसरा मेरे भाई ने कहा कि मैं अब कर्मकांड करूंगा, तो वो भी स्वेच्छा से चुना। तो एक ही घर में व्यवसाय के आधार पर लोग कार्य को चुन रहे हैं, व्यवसाय के आधार पे। अब व्यवसाय के आधार पे अब देखिए एक ही घर में अलग अलग वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण, तो इनका कारण क्या है, व्यवसाय के आधार पे ये अपने कार्य को चुन रहे हैं। तो ऋग वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर वर्ण डिसाइड होते थे। यानी कि अगर मैंने चुन लिया कि मैं आज से आप सभी की सुरक्षा करूंगा, तो मैं क्षत्रिय वर्ण हो गया। मेरा भाई यदि चुन लिया कि मैं कर्मकांड करूंगा, मुझे वेदों का नॉलेज है, तो वो क्या हो गया, ब्राह्मण वर्ण हो गया। तो इसका मतलब एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण हो सकते हैं, किस काल में, ऋग वैदिक काल में, ठीक। अब आप देखिए ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो गई। इसकी जानकारी हमको कैसे मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, ठीक। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, और वहीं से बताया गया है कि विराट पुरुष के बाह से छतरी, ऐसे बताया गया है कि चारों वर्ण निकल रहे हैं। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अंतिम मंडल में, 10वां मंडल क्या है, अंतिम मंडल है, जो कि बाद में जोड़ा गया है। यानी कि ऋग वैदिक काल के अंत तक जाते जाते चारों वर्णों की चर्चा मिल रही है, लेकिन ये वर्ण है, जाति नहीं है। ये क्या अपने अपने स्वेच्छा से अपने व्यवसाय को चुन रहे हैं। इसलिए एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण हो सकते हैं, क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण, ऋग्वैदिक काल में, ठीक। लेकिन तो आप एक चीज आप देखिए कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ वर्ण व्यवस्था, ठीक। तो पहले क्या होता था, ऋग वैदिक काल में क्या होता था, व्यवसाय पर आधारित थी, क्या, कार्य, कार्य को कार्य को लोग अपने स्वेच्छा से चुनते थे। तो स्वेच्छा से जो कार्य चुनते थे वही उनका व्यवसाय हो गया।
मैं स्वेच्छा से चुना कि मैं सुरक्षा करूंगा, तो मेरा व्यवसाय क्या होगा, सुरक्षा हो गया। तो यानी कि ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पे थी, किस चीज पे थी, व्यवसाय पर आधारित थी। इसका कारण क्या था, इसका कारण था, व्यवसाय पर आधारित का कारण क्या था कि स्वतंत्र थे लोग। मैं कोई भी कार्य चुन सकता हूं, आप कोई भी कार्य, जो जिसको जिसमें अच्छा लग रहा है, जिसको जिसमें पसंद आ रहा है, वो अपना कार्य चुने और उसी वर्ण में शामिल हो जाता था। ठीक, ये हो गया वर्ण व्यवस्था में व्यवसाय पर आधारित। मतलब ये व्यवस्था पहले क्या थी, फ्लेक्सिबल थी। ऋग वैदिक काल में व्यवस्था क्या थी, फ्लेक्सिबल थी, कि भैया आज मैं छतरी सुरक्षा कर रहा हूँ, कल मेरा मूड बदला, मैं नहीं छत्र करूंगा, मैं पढ़ाने, मेरा मन लगे पढ़ाने, मैं इसको छोड़ के उसमें चला गया, तो मैं, मतलब कोई रिजिडिटी नहीं थी कि नहीं अब आप छतरी में सुरक्षा में, सुरक्षा का कार्य का चयन आपने कर लिया तो आपको सुरक्षा का कार्य ही करना है। नहीं, अपने व्यवसाय को अलग कर सकते हैं। ठीक, तो ये ऋग वैदिक काल में था, लेकिन फ्लेक्सिबल था। ये क्या था, फ्लेक्सिबल था। जैसे आज के युग में एक चीज आप बताइए कि मान लीजिए आप पुरुष हैं, ठीक, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप आज के युग में, मतलब वर्तमान युग में, क्या पुरुष हैं आप, क्या अपनी आप जाति चेंज कर सकते हैं, जाति बदल सकते हैं? 2 मिनट वीडियो पॉज कर सोचिएगा, पॉज करके सोचिएगा, क्या आप अपनी जाति को बदल सकते हैं? तो डेफिनेटली नहीं बदल सकते। लेकिन यदि आपको लिंग परिवर्तन करवाना हो तो आप लिंग परिवर्तन करा सकते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जाति कभी नहीं जाती, जाति कभी नहीं जाती। ये शब्द को ध्यान में रखिएगा, जाति कभी नहीं जाती। ठीक, तो सबसे पहले ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के संकेत मिलने लगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको मिलता है, यानी कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो गई। ठीक, फिर पहले क्या था कार्य, पहले क्या था, वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी, वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पे आधारित थी, यानी जो जो व्यवसाय कर रहा है, मैं सुरक्षा कर रहा हूँ तो मैं क्षत्रिय वर्ण हो गया। ठीक, फिर ये फ्लेक्सिबल थी, पहले क्या थी, व्यवसाय, यह वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पे आधारित थी, फ्लेक्सिबल थी कि इसमें से उसमें आदमी जा सकता था। फिर यही फ्लेक्सिबल वाली व्यवस्था धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था क्या होती है, रिजिड होती चली जाएगी। फिर आगे धीरे धीरे यह वर्ण व्यवस्था रिजिड होती चली जाएगी। इसका कारण मैंने लिखा है, क्यों रिजिड होगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ण की अपनी कुछ अलग अलग विशेषताएं होने लगेंगी। इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक वर्ण की अपनी कुछ अलग अलग विशेषताएं होने लगेंगी। जैसे जैसे ब्राह्मण वर्ण है, उसने, ब्राह्मण वर्ण ने अपना घर बनाया, कुछ अलग प्रकार से अपना घर बनाया। वो किसी की मृत्यु हुई तो कुछ अपना अलग ही कर रहा है। ठीक, तो उनकी हर वर्ण की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होने लगी। मैंने लिखा कारण, यह वर्ण व्यवस्था रिजिड हो गई, इसका कारण था कि हर वर्ण की अपनी कुछ अलग अलग विशेषताएं होने लगी। ठीक, फिर धीरे धीरे कार्य व्यवसाय के आधार पर न होकर डिसाइड होकर जन्म के आधार पर डिसाइड होने लगा। जब यह वर्ण व्यवस्था फ्लेक्सिबल थी तो यह किस काल की स्थिति है, ऋग वैदिक काल की स्थिति है। फिर यही वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे प्रत्येक वर्ण की अपनी कुछ अलग अलग विशेषताओं के कारण यही वर्ण व्यवस्था रिजिड हो जाएगी। तो यह किस काल की स्थिति थी, लेटर वैदिक काल की। ठीक, और फिर धीरे धीरे जो कार्य था वो व्यवसाय के आधार पर न होकर, न डिसाइड होकर जन्म के आधार पर डिसाइड होने लगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो पोस्ट वैदिक का, वो जाति में तब्दील हो जाएगी, यानी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में तब्दील हो जाएगी। समझ में आई बात? डेफिनेटली आपको लगभग लगभग 100% समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे। अब यहाँ पे मैंने, देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का शुरुआत हुआ। ये मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की कल्पना की गई है। पुरुष सूक्त में
विराट पुरुष है, उस विराट पुरुष से चारों वर्ण के संकेत मिलते हैं। ऋग में मतलब क्या हो गया, वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो गई। फिर आगे चल के कठोर हो गई वर्ण व्यवस्था, किसमें, उत्तर वैदिक काल में कठोर हो गई। अभी तक जात नहीं आई है, उत्तर वैदिक काल तक जाति नहीं है। लोग कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था आ गई थी, ये गलत है। इस चीज को आप ध्यान रखना है आपको कि उत्तर वैदिक काल में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कठोर हो गई थी। क्यों कठोर हो गई थी? क्योंकि प्रत्येक वर्ण की कुछ अपनी अलग विशेषताएं होने लगी, इसलिए वर्ण व्यवस्था क्या हो गई, कठोर हो गई। तो लेटर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। और फिर जब धीरे धीरे, पहले तो यहाँ व्यवसाय के आधार पे वर्ण व्यवस्था थी, इन दोनों में क्या थी, व्यवसाय के आधार पे। यहाँ क्या हो गई, जन्म के आधार पे। क्योंकि पहले जो वर्ण व्यवस्था का डिसाइडन होता था वो व्यवसाय पे आधारित होता था। फिर बाद में धीरे धीरे जब पहले फ्लेक्सिबल थी वर्ण व्यवस्था, फिर वर्ण व्यवस्था रिजिड हुई, फिर धीरे 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 कुछ कास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको कहते हैं कास्ट, जातिगत विशेषताएं, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, कुछ ऐसी विशेषताएं, वर्ण विशेषताएं आई अपनी अलग अलग, कि उससे जाति निकल गई। यानी कि जो जिस घर में पैदा होगा वो उसी वर्ण का होगा। वर्ण कहना गलत है, उसी जाति का हो जाएगा। वर्ण कब तक था, लेटर वैदिक काल तक था। पोस्ट वैदिक काल में जाति आ जाएगी, वही वर्ण जात में तब्दील हो जाएगी। यानी कि व्यवसाय जो व्यवसाय वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के आधार पे न डिसाइड होकर जन्म के आधार पर जब डिसाइड होने लगेगी तो वही जाति कहलाएगी। ये जात कब आती है, पोस्ट वैदिक काल में। अब मैंने आपको अभी बताया कि आप अपनी जाति कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है। ठीक, लिंग तो अपना आप बदल सकते हैं, इस वर्तमान युग में आप अपना लिंग बदल सकते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकते, जाति कभी नहीं जाती। ठीक, तो अब लगभग लगभग आपको ये वर्ण व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम अब आश्रम व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी इधर बोर्ड की तरफ आपको नहीं देखना है। ये बताइए कि वीडियो पॉज करके एक बार आप सोचिएगा कि कितने प्रकार के आश्रम हो सकते हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करके जरूर सोचिएगा कि कितने प्रकार के आश्रम होते हैं। आपने सुना होगा गृहस्थ आश्रम, चीज़ें सुनी होंगी आप, तो एक बार सोचिएगा, इसके बाद तो मैं फिर बताता हूँ। अच्छा, व्यवस्था आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी वर्तमान में जो एक मनुष्य की एक साधारण आयु मनुष्य की एक साधारण आयु कितनी होती है, मतलब जिंदा रहने की, जीवित रहने की मनुष्य की एक साधारण आयु कितनी मानी जाती है? तो 60 या 65 के आसपास की मानी जाती है। आप लोग जानते ही हैं 60 या 65। तो अभी वर्तमान में आयु कितनी मानी जा रही है कि मैक्सिमम आयु 60 वर्ष मान लीजिए। ठीक, तो इसी प्रकार प्राचीन काल में मनुष्य की आयु को 100 वर्ष लोग मानते थे। मैंने वैदिक काल में मनुष्य की आयु को, मतलब मनुष्य 100 वर्ष जीवित रहेगा। ठीक, 100 वर्ष लोग मानते थे। ठीक, तो इन्हीं 100 वर्ष को वो कई भागों में बांट दिए। ठीक, इन्हीं 100 वर्ष को 100 वर्ष आयु को मानते थे, इन्हीं 100 वर्ष आयु को वो कई भागों में बांट दिए। ठीक, तो ये आश्रम व्यवस्था है। वर्तमान में लोग 60 वर्ष मानते हैं, एक मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ 60। और वैदिक काल में 100 वर्ष यहाँ से यहाँ तक आपकी आयु हो गई, मान लीजिए 100 वर्ष। आप 100 वर्ष जो है एवरेज लाइफ एवरेज लाइफ जो है, एवरेज लाइफ एज क्या है, 100 वर्ष, किसमें, वैदिक काल में। तो इसको हम 4 फेज में बांट दिए, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। ठीक, 0 से 25 वाले को क्या नाम रख दिया गया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम कहिए इसको। ठीक, 25 से 50 वाले
क्या नाम रख दिया गया? गृहस्थ। और 50 से 75 वाले को वानप्रस्थ, और 75 से 100 वाले को सन्यास। ठीक। तो कितने प्रकार की आश्रम व्यवस्था हो गई? 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था हो गई। 0 से 100 वर्ष वैदिक काल में लाइफ को एक एवरेज आयु मानी जाती थी। 0 से 25 को ब्रह्मचर्य, 25 से 50 को गृहस्थ, 50 से 75 को वानप्रस्थ, 75 से 100 को सन्यास। ठीक। तो पूरे काल को मतलब हम क्या किए, मनुष्य के जो पूरी काल है उसको 4 भागों में हम बांट दिए और प्रत्येक भाग का नाम रख दिए कि ये ब्रह्मचर्य, ये गृहस्थ, ये वानप्रस्थ, ये सन्यास। ठीक। अच्छा, अब आप इसका आप क्रोनोलॉजिकल में समझिए कि क्रोनोलॉजिकल में आ गया कभी कभी लगाने के लिए, तो कैसे आप याद करेंगे? जैसे, तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम को तो जानते ही होंगे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है। आदमी क्या करता है? पढ़ता है, यही सब करता है। मुख्य रूप से क्या करता है? पढ़ाई करता है। ठीक। तो ब्रह्मचर्य में पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है, जो भी प्राचीन काल में ही होती थी पढ़ाई। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में आप जानते होंगे कि पढ़ाई वही यही सब होता है। ठीक। लेकिन जब ब्रह्मचर्य से आदमी गृहस्थ आश्रम में जाता है, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में, तो गृहस्थ आश्रम का भी आप जानते हैं कि शादी विवाह हो गई, अब आदमी किस में हो गया? गृहस्थ आश्रम में हो गया। क्योंकि आदमी गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद आदमी का जब 25 से 50 वर्ष बीतते 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 आदमी क्या करता है? गृहस्थ आश्रम से भाग जाता है। कहाँ? जंगल की तरफ उब के भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? जंगल की तरफ, यानी वन की तरफ, वानप्रस्थ। यानी कि अगला आश्रम क्या हो जाएगा? वानप्रस्थ। तो गृहस्थ आश्रम का अगला आश्रम वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ से अगला आश्रम जब वान जंगल में जाता है, अपना तपस्या करता है, उसके बाद सन्यास आश्रम, जंगल में ही सन्यास ले लेता है। ठीक। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यास, चलिए हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि गृहस्थ से वानप्रस्थ क्या हो गया। गृहस्थ से वानप्रस्थ याद करने का क्या तरीका है? गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम का याद करने का तरीका ये है कि आदमी गृहस्थ जीवन से ऊब कर जंगल की तरफ, वनों की तरफ भाग जाता है। क्योंकि 25 से 25 वर्ष बिताने के लिए ऊब जाता है। तो क्या हर किधर भागता है वो? वन की तरफ, जंगल की तरफ। तो इसको क्या कहते हैं? वान। यानी कि गृहस्थ के बाद जस्ट क्या आएगा? वानप्रस्थ आएगा। और वानप्रस्थ कहाँ बिताया जाता है? वन में या जंगल में। और अगला वानप्रस्थ के आगे सन्यास है। तो वानप्रस्थ और सन्यास में अंतर क्या है? ये तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। इसका तो आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य से आश्रम, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में क्या स्थिति है, ये समझ में आ गया होगा। गृहस्थ से वानप्रस्थ भी आपको लगभग समझ में आ ही गया होगा। लेकिन वानप्रस्थ से और सन्यास में क्या डिफरेंस है? वानप्रस्थ और सन्यास में तो कुछ नहीं, आपको बस क्या रखना है कि वानप्रस्थ आश्रम में जब आदमी रहता है तो इसका कनेक्शन कुछ न कुछ गृहस्थ आश्रम मतलब घर परिवार थोड़ा बहुत रहता है। रहता तो जंगल में ही है वो, लेकिन उसका थोड़ा बहुत कनेक्शन किससे रहता है? गृहस्थ आश्रम में घर परिवार समाज देश सबसे, जैसे मैंने लिखा थोड़ा बहुत कनेक्शन रहता है किससे? घर परिवार समाज, यही इससे सबसे। ठीक। लेकिन जब वन से सन्यास में चला जाता है तो यही जो कनेक्शन है, जो समाज देश परिवार से जो कनेक्शन है, ये क्या हो जाता है? पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तब वो किस आश्रम में चला जाता है? सन्यास। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सन्यास ले लिया है तो उसको उसका असली माने में सन्यास तभी उसको कहा जाएगा जब उसका समाज से, देश से, परिवार से, सभी से अपना नाता तोड़ दे, वो सभी से अपना कनेक्शन खत्म कर दे, तब किस में जाएगा? वो सन्यास में। और वर्तमान में आप देख ही रहे हैं सन्यास कैसे चल रहा है, कैसे लोग सन्यास ले लेते हैं और क्या क्या करते हैं। ठीक। तो एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यास। ठीक। ये सारी चीजें किससे जुड़ी हैं? उपनयन संस्कार से। उपनयन संस्कार मैं आपको आगे बताऊंगा वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज में। ये ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ ये किससे जुड़े हैं? ये चारों किससे? उपनयन संस्कार से जुड़ी हैं। सभी वर्णों के उपनयन संस्कार अलग अलग समय होते थे। सभी वर्णों के उपनयन संस्कार अलग अलग समय में होते थे। क्या मैंने बोला?
सभी वर्णों के उपनयन संस्कार अलग अलग समय में होते थे। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य से आप गृहस्थ में जाएंगे तो ये मैंने आपको मोटी मोटा 25 वर्ष बताया कि 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य। तो इसका मतलब ये है कि आदमी ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में तभी जाएगा जब उसकी शादी होगी, तभी माना जाएगा वो गृहस्थ में चला गया, तभी तो माना जाएगा। तो पहले तो जैसे मैंने बताया कि सभी वर्णों के उपनयन संस्कार अलग अलग होते हैं, अलग अलग समय में होते हैं, अलग अलग समय में होते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ण का टाइम अलग अलग होता है, किसका, उपनयन संस्कार का। पहले चारों वर्णों का उपनयन संस्कार होता था, फिर इसके बाद शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, और फिर इनको क्या कहा गया, तीनों वर्णों के उपनयन संस्कार को द्विज कहा गया। ये सारी चीजें आगे मैं बताऊंगा, आप पहले यहाँ समझिए कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में कैसे गया, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास, क्या क्या डिफरेंस है। गृहस्थ से वानप्रस्थ में क्या है कि थोड़ा बहुत घर परिवार समाज देश से कनेक्शन रहेगा, थोड़ा बहुत। और वानप्रस्थ जब संन्यास में व्यक्ति चला जाएगा तो संन्यास वाले व्यक्ति का पूरी तरह से समाज परिवार सबसे कनेक्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तभी माना जाएगा कि वो किस में चला गया है, सन्यासी आश्रम में। ठीक। और इस आश्रम व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की चर्चा मिलती है, और इस आश्रम की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई, और यह आश्रम स्थापित कब हुआ, वैदिकोत्तर काल में, पोस्ट वैदिक काल में। तो पहले तो तीनों आश्रमों की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में मिली, फिर चारों आश्रमों की चर्चा जाबाल उपनिषद में मिली। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने ऐसे नोट कर दिया समझाने के लिए। अच्छा, इसमें 3 आश्रम, इसमें चौथा आश्रम, चारों आश्रम। तो चौथा कौन था, इसमें सन्यास था, यानी कि इसमें सन्यास की भी चर्चा मिलती है। तो ये आपको इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, पूछ लेगा कि आश्रम व्यवस्था की शुरुआत किस काल में हुई, तो ये आपको समझ में आएगा। आश्रम व्यवस्था स्थापित कब हुआ, ये भी क्लियर हो जाएगा। 3 आश्रम व्यवस्था की चर्चा कहाँ मिलती है, छांदोग्य चारों आश्रम व्यवस्था की चर्चा कहाँ मिलती है, जाबाल उपनिषद में। फिर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेगा कि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास। बस इतना क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आपको आश्रम व्यवस्था आप समझ में आ गया होगा। ठीक। अब अगला आइए पुरुषार्थ। अगला क्या है, पुरुषार्थ। कितने प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, 4 प्रकार के। मैंने जो कि बोर्ड पे आप तो देख ही लिए होंगे कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक। तो भारतीय संस्कृतियों में इस पुरुषार्थ, सभी पुरुषार्थों का अर्थ मैं बता रहा हूं। भारतीय संस्कृति में जो पहला पुरुषार्थ धर्म है, इसका अर्थ क्या था, कर्तव्य। दूसरे का अर्थ क्या था, आर्थिक या धन, माने अर्थ का संबंध किससे हो गया, आर्थिक या धन से। तीसरे का काम का आप लोग जान ही रहे हैं, सेक्सुअल इच्छा। मोक्ष का, मोक्ष का भी मैं अभी बता रहा हूं, पहले ये एक लाइन से समझ लीजिए। तो धर्म का अर्थ क्या था भारतीय संस्कृति में, कर्तव्य। और मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि रीत के बारे में आपको मैंने बताया था कि रीत, धर्म का जो पूर्वज है कौन है, वो रीत है। यानी कर्तव्य का पूर्वज कौन सा है, रीत है, मैंने आपको पीछे बताया था। तो भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ क्या होता है, कर्तव्य, ड्यूटी, इसको ड्यूटी कहते हैं। यानी व्यक्ति अपना कर्तव्य करे। जैसे टीचर का धर्म है पढ़ाना, विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना। ये यही है, ये धर्म का मतलब यही हो गया कि जैसे मेरा धर्म है आपको पढ़ाना, आपका धर्म है पढ़ना, किसान का धर्म है कृषि करना। ठीक। माता का धर्म है, माता का जो धर्म होता है माता अपनी धर्म करे, पिता का धर्म पिता धर्म करे, पुत्र का धर्म जो है वो करे। तो इसी तरह ये धर्म का मतलब कर्तव्य हो गया। यानी कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरा कर्तव्य ही यही है कि मैं पढूं। मैं किसी का अगर पुत्र हूँ तो मेरा पुत्र धर्म भी बनता है। ठीक। इसी प्रकार
आप किसी के पिता बनेंगे तो आपका धर्म, पिता पिता का धर्म जो होता है वो हो जाएगा। तो पिता का धर्म जो आप करेंगे तो आप पिता का धर्म बनाएंगे, ठीक। तो इसी तरह अगला बढ़िए, अर्थ। अब अर्थ का मतलब है कि धन संपदा, आर्थिक से अर्थव्यवस्था आप समझते होंगे, अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था। उसी प्रकार आपकी अर्थव्यवस्था। तो अर्थ का मतलब आर्थिक या धन से। और काम का मतलब सेक्सुअल इच्छा, आप जान ही रहे हैं। अच्छा, मोक्ष का मतलब समझ लीजिए। मोक्ष का मतलब जब दुनिया के जब दुनिया के जीवन मरण, मतलब जब दुनिया में या दुनिया के जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए तथा समस्त दुखों का अंत हो जाए, वही स्थिति, वही जो स्थिति बनती क्या कहलाती है? मोक्ष कहलाती है। समझ में आया कि जब दुनिया के जीवन मरण के चक्र से क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए और सभी दुखों का अंत हो जाए, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? मोक्ष कहलाती है, ठीक। अच्छा, इस इन इन अच्छा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा? मैंने अभी आपको बताया कि मोक्ष का मतलब ये हुआ। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि धर्म, जो आपका धर्म है, इस धर्म को ध्यान में रखते हुए ये तीनों जब आप करेंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोह, अर्थ और काम, यानी कि अपने धर्म का मतलब वो धर्म मत समझ वो मुस्लिम, हिंदू, ये ना समझे। कर्तव्य मतलब अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए अर्थ और काम का अर्थ और काम करना चाहिए। समझ में आई बात? तभी क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त होगा। नहीं समझ में आया? धर्म को ध्यान में रखते हुए काम और अर्थ को करना चाहिए। और जब आप धर्म को ध्यान में रखते हुए काम और अर्थ करेंगे तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सक होगी नहीं, तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। यानी कि धर्म को ध्यान में रखते हुए अर्थ और काम को करिए, तभी आपको मोक्ष प्राप्त हो सकती है। मोक्ष का मतलब आप बता ही दिया मैंने। जब दुनिया के जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, ठीक, और समस्त दुखों का अंत हो जाए, वो स्थिति क्या है? मोक्ष है, ठीक। तो ये हो गया आपका पुरुषार्थ। इसमें अब अच्छा, पुरुषार्थ शुरू कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हमने लिखा है। लेटर वैदिक काल शुरू कब हुआ? पुरुषार्थ लेटर वैदिक एज। स्थापित कब हुआ? पोस्ट वैदिक एज। पोस्ट वैदिक एज का मतलब वैदिकोत्तर काल, ये भी ध्यान में रखिएगा। शुरू कब हुआ? लेटर वैदिक। स्थापित कब हुआ? पोस्ट वैदिक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, पुरुषार्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। धर्म को मैंने अभी आपको बताया था ना कि धर्म का जो पूर्वज है कौन है? रीत है। अभी पीछे के लेक्चर में मैंने बताया था। अच्छा, अगला आप देखिए, गोत्र। तो गोत्र, पहली बात तो गोत्र गोष्ठ शब्द से बना है, ये दिमाग में रखिए। गोत्र गोष्ठ शब्द बना है। गोत्र का दो अर्थ है, एक सामान्य अर्थ है, एक वैज्ञानिक अर्थ है। तो आइए देखते हैं। तो गोत्र का जो सामान्य अर्थ क्या है, वो सामान्य अर्थ क्या है? ये मैंने लिखा है गोष्ठ शब्द से बना है। गोत्र क्या है? गोष्ठ शब्द से बना है। और गोत्र का सामान्य अर्थ है कि वैदिक काल में जिनकी भी गायें ये मान लीजिए एक कैंपस है। वैदिक काल में जिनकी भी गायें एक कैंपस में बांधी जाती थी, वो सब क्या कहलाते थे? एक गोत्र के कहलाते थे। एक परिभाषा तो ये हो गई कि वैदिक काल में जिनकी भी गायें एक ही कैंपस में यदि बांधी जा रही हैं तो वो सभी एक गोत्र के कहलाएंगे। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि वैदिक काल में जिनकी भी गायें एक कैंपस में बांधी जाती थी वो सभी एक ही गोत्र के कहलाते थे। दूसरी परिभाषा ये देखिए, जो कि वैज्ञानिक परिभाषा, साइंटिफिक है। एक मूल पुरुष से जितनी भी चेन निकलती है उसी को गोत्र कहते हैं।
जैसे मूल पुरुष, एक मूल पुरुष से जितनी भी चेन निकलती है उसी को गोत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये मूल पुरुष है। अब इससे ये एक पुत्र हुआ, इससे एक पुत्र हुआ, अब इससे पुत्र से फिर ये एक अलग चेन, फिर एक पुत्र यहाँ हुआ, ठीक, फिर इससे दो तीन निकल गए, यहाँ पुत्र हुआ, यहाँ पुत्र हुआ, ऐसे चेन देखिए, चेन बढ़ती जा रही है, ऐसे चेन बढ़ती जा रही है। देखिए इसका मेन जड़ कहाँ है, ये है। यानी कि ये जितने भी जड़े जितने भी ये निकलते जाएंगे चेन, जितनी भी चेन, इन सब का गोत्र क्या है, ये है गोत्र, एक ही गोत्र है, ठीक। ये मूल पुरुष है, इसी से सारी चेन निकलती चली जा रही थी। ये सभी लोग क्या कहेंगे, एक गोत्र के। अच्छा, आपकी जब शादी होती, शादी जब आपकी होगी या होने वाली होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि गोत्र को मिलाया जाता है। तो गोत्र को मिलाने का मतलब है कि जैसे पति, जैसे लड़का लड़की हैं, तो एक का गोत्र जो है और दूसरे का गोत्र, लड़के का गोत्र लड़की का गोत्र अलग अलग होना चाहिए, ठीक। क्यों, उसका साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन क्या है कि लड़के लड़की का जो भी मतलब है वो क्या कहते हैं, अ, अब इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस आप इतना जानिए कि इस गोत्र का उपयोग शादी में भी किया जाता है। शादी में इसलिए किया था, उसका साइंटिफिक रीजन है। लड़की का गोत्र अलग होना चाहिए, लड़के का गोत्र अलग होना चाहिए, तो उससे जो लड़का पैदा होगा उसकी जो क्षमता होगी वो अच्छी मानी जाती है। किसी भी चीज में तर्क करने की क्षमता, कोई भी क्षमता हो। तो ये वैज्ञानिक परिभाषा यही है आपके गोत्र की। गोत्र दो, गोत्र का दो अर्थ हो गया। एक तो हो गया कि वैदिक काल में जिन जिन सभी की गायें एक कैंपस में बांधी जाती थी वो क्या कहलाते थे, सभी एक गोत्र के। और वैज्ञानिक परिभाषा में एक मूल पुरुष से जितनी भी चेन निकलती है वो सभी एक ही गोत्र के कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका गोत्र। अच्छा, गोत्र भी लेटर वैदिक काल में शुरू हुआ था, पोस्ट वैदिक काल में स्थापित हो गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। अब बचा आपका 16 संस्कार। इसी में एक बचा है 16 संस्कार, लेकिन वो पोस्ट वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल, यानी कि इसके के बाद आने वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि 16 संस्कार की शुरुआत पोस्ट वैदिक काल यानी वैदिकोत्तर काल में हुई थी, और स्थापित भी 16 संस्कार कब हुआ था, वैदिकोत्तर काल में ही हुआ था। इसलिए वो वहीं पे बताएंगे तो उचित रहेगा। तो 16 संस्कार को मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। जो अगला चैप्टर क्या है हम लोगों का, वैदिकोत्तर काल, ठीक। तो अब हम आपसे ये आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, गोत्र और वर्ण व्यवस्था, ये तीन चार चीजें मैंने आपको बताया। अब एक ही टॉपिक और बचा है, वैदिक एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन की तुलना। फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम आगे वाले चैप्टर वैदिकोत्तर काल में घुस जाएंगे, ठीक। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको वैदिक काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन की तुलना बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।